बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। इसराइल में जो कुछ हो चुका है इसका गुमान किसी ने भी नहीं किया था। शायद ईरान को अंदाज़ा हो इस बात का, या वो लोग जो कहते थे कि खुदा की कसम इसराइल मकड़ी के जाले से कमज़ोर है, शायद सिर्फ उन्हीं को अंदाज़ा था, किसी और को अंदाज़ा नहीं था। अरब दुनिया में किसी को अंदाज़ा नहीं था, जनूबी एशिया में, वस्ती एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इसराइल में तो किसी को गुमान ही नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि ओवर द पास्ट 12 डेज, गुज़श्ता 12 दिनों के दौरान, आई हैव डॉक्यूमेंटेड द डेली सीन्स ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स इन इसराइल, कि मैंने हर रोज़ डॉक्यूमेंट किया है, दस्तावेजी शक्ल दी है इसराइल में क्या मनाजिर देखे गए ईरानी मिसाइल हमलों के बाद, विच हैव अकर्ड मोस्टली एट नाइट, जो ज़्यादातर रात के वक्त हुए। टू सम आई अराइव्ड जस्ट मिनट्स आफ्टर इम्पैक्ट, कि इनमें से कुछ मिसाइल हमले ऐसे थे कि जहाँ पर मिसाइल हमला होने के चंद ही मिनट्स के बाद मैं पहुंचा। वाइल द फायर्स वर स्टिल बर्निंग, कि जब आग लगी हुई थी इन मकामात पर, एंड द वुंडेड वर बीइंग पुल्ड फ्रॉम द रबल, और जो ज़ख्मी लोग हैं उनको मलबे के ढेर के नीचे से बाहर निकाला जा रहा था। अराइविंग इन द डार्क इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव, कि जब आप अंधेरे के वक्त अंधेरे में वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो डिसेप्टिव होता है, उसमें मनाजिर अच्छे से दुरुस्त तरीके से वाज़े नहीं होते। यू डोंट सी मच बिसाइड्स द एम्बुलेंसेज एंड फायर ट्रक्स, कि आपको ज़्यादातर आपकी आंख में चुंधिया देने वाली एम्बुलेंसेज की जो रोशनी है या उनकी लाइट्स हैं वो होती हैं, या फायर ट्रक जो फायर ब्रिगेड है उसकी लाइट्स जो हैं वो आपकी आंखों में पड़ रही होती हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ, विद द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, कि जैसे ही दिन की सूरज की पहली किरणें सामने आती हैं, वो पड़ती हैं उन मनाजिर पर, द ट्रू स्केल ऑफ द डिज़ास्टर साइट इज़ रिवील्ड, कि असल में पता चलता है कि तबाही किस कदर ज़्यादा है। हाउ मैनी होम्स, कितने घर, व्हीकल्स एंड विंडोज़ वर डैमेज्ड, कि क्या क्या कुछ तबाह हो गया। ओवर व्हाट रेडियस, कितना कुतर था, कितना हुजूम था, कितना एरिया था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। एंड वेदर पीपल आर स्टिल बरीड अंडर द रबल, और क्या अभी भी लोग मलबे के नीचे मौजूद हैं। आवर्स आफ्टर द इम्पैक्ट, घंटों के बाद इस इम्पैक्ट के, रेजिडेंट्स रिटर्न टू ट्राई टू सैल्वेज सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, कि जो वहाँ के मकीन थे वो लौटते उन मकामात पर और वो कोशिश करते कि वो मलबे के नीचे से अपनी कोई वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कोई चीज़ें हैं तो वो उनको निकालें। वाइल नेबर्स एंड क्यूरियस ऑन लुकर्स अराइव टू इंस्पेक्ट द डैमेज, जबकि उनके जो हमसाए हैं या इर्द गिर्द गिरदोनवाह में बसने वाले लोग हैं वो सिर्फ उस मंज़र को देखने के लिए आते थे कि आखिर यहाँ पर क्या तबाही हो गई, कितनी बड़ी तबाही हो गई। एट द डेडली सीन इन बैत याम, where 9 people were killed, rescue teams worked for days to clear the debris and retrieve all the bodies, के वो बैतयाम में मकाम जहाँ पर 9 लोग मारे गए, रेस्क्यू टीम्स ने कई दिनों तक काम किया कि वो वहाँ से मलबा को हटाएं और उसके नीचे दबी हुई लाशें जो हैं वो बाहर निकालें। द collapsed buildings, gaping crater, ash covered trees and cars, and people fleeing in pajamas with their children and belongings in their arms eerily resemble the images Israelis have seen coming out of Gaza over the past 2 years। यानी ये वो मनाजिर हैं कि जहाँ पर इमारतें मुनहदिम नज़र आती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए मिसाइलों और बॉम्ब्स के गड्ढे से इम्पैक्ट से पड़ने वाले गड्ढे मौजूद होते हैं। एक राख जो है वो दरख्तों के ऊपर जमी हुई नज़र आती हैं, गाड़ियों के ऊपर जमी हुई नज़र आती है। ये तो वो सीन्स हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि पजामे सिर्फ पहने हुए हैं, शर्ट भी नहीं पहनी हुई, मुकम्मल तरीके से मलबूस भी नहीं है, लोग बच्चों को अपनी गोदों में उठाया हुआ है और इधर से उधर भाग रहे हैं। ये तो वो इमेजेस हैं जो हम लोग गज़ा में देखते थे गुज़श्ता 2 सालों में, जहाँ पर इसराइल ख़ुद ये सब कुछ कर रहा था। ये इजरायली फ़ोटो जर्नलिस्ट लिख रहा है। इवन डिस्पाइट द मीडिया सेल्फ सेंसरशिप, कि अगरचे हमारे यहाँ मीडिया ने सेल्फ सेंसरशिप की हुई है कि हमारी फ़ौज की फैलाई हुई तबाही और बर्बादी को यहाँ पर नहीं दिखाना, उसके बावजूद कुछ ना कुछ इमेजेस तो हम तक पहुँचते हैं। तो ये तो वही मनाज़र है जो हम कुछ गज़ा में देख रहे थे वो अब इसराइल में होता हुआ हमें दिखाई दिया। अनलाइक द सीन्स ऑफ पास्ट शूटिंग अटैक्स और रॉकेट स्ट्राइक्स अक्रॉस इसराइल, ये वो काम नहीं है जो पहले था।
पहले जब शूटिंग अटैक्स हो जाते थे, रॉकेट हमले हो जाते थे इसराइल पे, जहाँ पर जिनके फ़ौरन बाद नारे लगाए जाते थे डेथ टू अरब्स के, अरब यानी कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे अरबों के ख़िलाफ़, इन दी ऑफन यूबिक्विटस I haven't encountered any calls for revenge or chants of death to Iranians। कि ये क्या हुआ कि जब ये हमले हो रहे थे हमने किसी का नारा नहीं सुना कि किसी ने ईरान को या ईरानियों को मुर्दाबाद कहकर पुकारा हो। Perhaps it's the shock। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायद इतने बड़े और गहरे सदमे की कैफियत में, शॉक में चले गए थे इजरायली। Perhaps it's Israel's role as initiator of the war। कि या शायद ये वजह है कि हमने क्योंकि ये जंग शुरू की थी, और परहैप्स इट्स अ डीपर रेकनिंग विद द लिमिट्स ऑफ इजरायली पावर। कि अब आकर हमें एहसास हुआ है कि हम तो समझते थे कि इजराइल वो ज़ोरावर भैंसा है जो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमने क्या देखा कि कितनी लिमिटेड है इजराइल की पावर, इजराइल की ताकत। This is, after all, Israel's first war against a sovereign state since 1973 and the first it initiated against a state since 1967। कि आखिरकार ये पहली वो जंग है जो इजराइल ने किसी आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत के ख़िलाफ़ 1973 के बाद लड़ी है, और ये पहली वो जंग है जो इजराइल ने ख़ुद मुख्तार किसी रियासत के ख़िलाफ़ 1967 के बाद ख़ुद से शुरू की है। अ फ्रेजाइल सीज़ फायर हैज़ टेकन होल्ड सिंस द मॉर्निंग ऑफ 24। आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है, ये रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि एक बड़ा ही कमज़ोर सा सीज़ फायर मौजूद है, फायरबंदी हो चुकी है 24 जून की सुबह से, दो नॉट बिफोर एन ईरानियन मिसाइल स्ट्रक अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द सदर्न इजरायली सिटी ऑफ बियरशेवा किलिंग 4 पीपल। के लेकिन इस दौरान भी हमने देखा कि सीज़ फायर के दौरान एक रिहायशी इमारत पर आकर ईरानी मिसाइल लगा। चाहे ये सीज़ फायर कायम रहता है या नहीं रहता, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑलरेडी पहले ही क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है कि हमने को बहुत बड़ी फतह हासिल कर लिया, कुछ अचीव कर लिया है, शटरिंग इजराइलीज़ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। कि हमें तो अपनी मदाफ़ियत पर, हमें तो अपनी दिफा के ऊपर इतना भरोसा था कि हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम, हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है, हमें तो मुसख्खर नहीं किया जा सकता, हमें हिट नहीं किया जा सकता, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये क्या हुआ, उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो क्रेडिट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आगे ये कहते हैं, इंडीड दिस वॉर, कि दरअसल दर हकीकत ये जो जंग है विच हैज़ टेकन लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 28 पीपल, के जिसने कम अज़ कम 28 इजराइलियों की जान ले ली है। अगरचे ये नंबर सबको मालूम है कि ये नंबर बहुत ही कम करके इसराइल की तरफ से बताया गया ताकि उनके अपने लोग खौफ का शिकार ना हो। इन इसराइल हैज़ मेड टेंस if not hundreds of thousands of Israelis, यानी कि tens of thousands, which means कि लाखों इसराइली, अगर मिलियंस ना हो तो भी कम से कम लाखों में वो नंबर ज़रूर है इसराइलियों का, स्पेशली इन तल अवीव एंड इट्स सराउंडिंग सबर्ब्स, ख़ास तौर पर तल अवीव में और उसके गिरदो नवाह में, जेन्युइनली फेयरफुल फॉर देयर लाइव्स, के जो अब बाकायदा अपनी ज़िंदगियों के हवाले से खौफ का शिकार हैं। फॉर सम ऑफ देम इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम, कुछ लोगों के लिए ये पहला मौका है। फियर हैज़ ऑलवेज अकम्पनीड लाइफ इन इसराइल, के खौफ तो था इसराइल में, लेकिन वेदर फ्रॉम शूटिंग्स एंड स्टैबिंग्स, इंतिफादाज और राउंड्स ऑफ फाइटिंग विद हमास एंड हिजबुल्लाह, बस इन लोगों का इन चीज़ों का छोटे मोटे खौफ थे। बट दिस टाइम फील्स डिफरेंटली, इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ हो गया है। अब सिर्फ अपने वजूद के हवाले से एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी नहीं है, सिर्फ ये वाहमा और ये फ़िक्र लाहक नहीं हुई, इट इज़ एन इमीडिएट पर्सनल फियर, कि अब तो बाकायदा एक इमीडिएट फियर है, ज़ाती खौफ में मुब्तला हो गए हैं, स्पेशली इन द कंट्री सेंटर, कि जो बीचों बीच इसराइल के सेंटर में जो लोग मौजूद हैं वो अब खौफ का शिकार हैं। पीपल फील डेथ क्लोज बाय, लोगों को मौत अपने बहुत करीब मालूम हो रही है। And in the sound of missiles exploding and the extent of the devastation that follows strikes that weren't intercepted, कि ये जो कुछ हुआ, जिस किस्म के धमाके हमने होते हुए देखे, ये इसने हमें खौफ में मुब्तला कर दिया है, जिसको पहले जो है what could previously be repressed or managed through some semblance of routine now requires
कन्फ्रंटिंग हेड ऑन, कि अब तो इस सारे फियर को सामने जो है वो, पहले तो हम नेग्लेक्ट कर देते थे, सबसाइड कर देते थे, अब तो ये हमारे सामने मौजूद है। द किलिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड हॉल्टिंग ऑफ डेली लाइफ ऑल पॉइंट टू वन कंक्लूजन, कि एक ही हमारे सामने इस वक्त कंक्लूजन मौजूद है। ये जो सब कुछ हुआ है कि इज़राइल की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने इस मुल्क को अनलिवेबल बना दिया। हम अब इसमें, ये मुल्क हमारे या किसी के भी रहने के काबिल नहीं रहा, इस मुल्क के रहने वाली आबादी के काबिल नहीं रहा। वाइसरल फियर, उसके बाद इसकी एक हेडलाइन है, उन्होंने कहा कि जो फिज़िकल डैमेज है उससे ज़्यादा तो इस वक्त साइकोलॉजिकल डैमेज है। हवास के ऊपर लोगों के सवार हो चुका है, ट्रॉमेटाइज्ड हैं लोग, वो क्रश कर रहा है लोगों को। गुज़श्ता 2 सालों से इजराइलीज़ जो हैं उनको आदत हो गई थी, सायरन सुनाई देते थे, उन्हें बम शेल्टर्स में जाना पड़ता था। जब हौसीज़ जो हैं यमन से कोई मिज़ाइल फायर कर देते थे या कोई ड्रोन आ जाता था और कोई एवैक्यूएशन नोटिसेस जो हैं जारी कर दिए जाते थे, जैसे इजरायली आर्मी गज़ा में जो है वो जारी करती है। और वो कहते हैं कि इजराइल के लोग जो है ना उसका मजाक उड़ाते थे कि जब यमनियों की तरफ से या किसी और की तरफ से ऐसा नोटिस आ जाता था कि तल अवीव छोड़ दो, खाली कर दो, ये कहते हैं ये तो हमारी आदत है, ये तो गज़ा में हम करते हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं। तो हम लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे जब ये कहा जाता था। जो हमास के और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स थे वो थोड़ा बहुत डैमेज तो करते थे इज़राइल के जनूब में या शुमाल में, लेकिन वो हमारी आर्मी के लिए बहुत आसान था, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, कि हम उसको ऐसे चुटकियाँ बजा के जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया करते थे उन मिज़ाइलों को। ईरान के मिज़ाइल्स आर अ डिफरेंट बीस्ट। ये कौन सी वहशी चीज़, दरिंदा जो है वो हमारे सामने आ गया कि ईरान के मिज़ाइल्स तो कोई और ही चीज़ है। और जो सोबर पब्लिक मूड है वो उसको अब दिखाता है, उसकी संजीदगी बता रही है कि हम बहुत सीरियस ले रहे हैं। जो सेंट्रल तल अवीव है, बस्ती तल अवीव, वो बाकायदा इस वक्त डिज़र्टेड, खाली हो चुका है, वीरान और सुनसान पड़ा है तल अवीव। और वो कहते हैं कि जो ये सीन्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो वैसे हैं जैसे कोविड-19 के वक्त में थे, कि जिस वक्त लोगों को जो है वो कह दिया गया था कि आपने बाहर नहीं आना, तो उस वक्त जिस तरह से खाली था, अब हमारे सामने तो इस वक्त इज़राइल में और ख़ास तौर पर जो सेंट्रल तल अवीव है वहाँ पर लगता ही है कि जैसे कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन है और स्टे होम एंड स्टे सेफ वाला मामला है, कि अपने घरों पर रहिए तो महफूज रहिए, ये वाला मामला है। लोग बाहर ही नहीं निकल रहे किसी खौफ की वजह से। और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर जूइश इज़राइलीज़ हैं उन्होंने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हुए हैं अपने अपार्टमेंट्स में, अपने ब्लॉक्स में, करीबी उनके शेल्टर्स मौजूद हैं। जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो बेचारे जो हैं उनको तो कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है, वो कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स में चले जाते हैं। उनको पता है कि जिस वक्त अगर डायरेक्ट हिट होगी तो कोई भी इमारत जिसमें वो मौजूद है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते के मिडल में, वस्त में, द ह्यूमिड पार्किंग लॉट, एक पार्किंग लॉट ऐसा है जो गल्फ़ वॉर 1990-91 के बाद से कभी खोला ही नहीं गया था, उसके दरवाजे पहली मरतबा खोले गए हैं और 16,000 लोगों को शेल्टर करने की कैपेसिटी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इतना हब्स हो गया वहाँ पर, लोग अपने टेंट्स लेकर, मैट्रेसेस लेकर, अपने समंदर पर बैठ के एंजॉय करने वाली जो बीच चेयर्स हैं वो लेकर वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर आकर ठहर गए। कहते हैं फिर मैं वहाँ पर गया, मैंने जाके लोगों का इंटरव्यू किया और मुझे लोगों ने क्या बताया। अब उन्होंने एक 30 साला माली हैं खातून, उनका जो है वो इंटरव्यू किया। वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ईरान के मिज़ाइल तो बहुत बड़े हैं, बहुत उनकी कान फाड़ देने वाली आवाज़ें हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, खौफज़दा कर देने वाले हैं, और हिजबुल्लाह और हूसीज़ के मिज़ाइल के मुकाबले में ये तो असल में तबाही मचाते हैं। जब ये गिरते हैं तो फिर तो इमारतें भी तबाह हो जाती हैं, जिस शय पर लगते हैं वो शायद ढह जाती है, ये खातून कहती हैं। और फिर ये कहते हैं कि जो लेवल 4 कार का जो इसका जो है वो अपनी, कहते हैं बिल्ली के साथ बैठी हुई थी ये खातून, और उसने +972 मैगज़ीन को ये बताया। उसने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया कि इससे बेहतर ये है कि मैं बाहर मर जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँ और मैं सेफ़ रहूँ। फिर वो नीना का बताते हैं, 46 साल, जो उसी पार्किंग लॉट में मौजूद थी। उसने कहा कि मैं तो यहाँ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरी इमारत तो महफूज ही नहीं है, मेरा तो घर महफूज ही नहीं है। जो डैमेज दूसरी जगहों पर हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ पर आऊँ। और वो कहती है कि जो वॉलंटियर्स हैं
उन्होंने हमें लाकर यहाँ पर टेंट्स दिए हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल ना घर जाऊँगी ना कहीं, मैं तो यहीं पर पूरी रात भी गुजारूँगी और आने वाले तमाम दिन गुजारूँगी। वो कहते हैं कि ये जो खौफ है ना, अब ये सरायत कर चुका है, और ये वो खौफ है जो इजराइलीज़ ने पहले इससे पहले महसूस नहीं किया था। जो अब ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा था अक्टूबर 7 का, उसके बाद भी लोग खौफज़दा ज़रूर हुए थे, लेकिन हमने तो ऐसी पॉलिसी बना ली थी कि हम जहन्नुम बना देंगे ज़िंदगी, जिसको भी हम अपना दुश्मन तसव्वुर करते हैं। और हमने गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने वेस्ट बैंक मगरबी किनारे को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने लबनान पे बमबारी की, यमन पे बमबारी की, शाम पे बमबारी की, और अब हमने ईरान पर भी बमबारी कर दी। जो गज़ा डॉक्ट्रिन है वो हमने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की ईरान पर, और स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि एवैक्यूएट कर दो, पूरे का पूरा तेहरान खाली कर दो। और टीवी स्टेशन को हमने उड़ा दिया, हमने कहा कि ये जेनोसाइड जो है वो प्रमोट कर रहा है। फिर हमने एक यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया, क्योंकि हमने कहा कि ये पासदारान इनकलाब के साथ रिलेटेड है। और फिर जो कोलेटरल डैमेज है, हमने उसको कहा कि ये टोटल विक्ट्री है, हम जीत गए हैं इस कोलेटरल डैमेज को दिखाते हुए। लेकिन इसके नतीजे में इसराइल के साथ जो हुआ है, उन्होंने कहा कि पहले बहुत सारे केसेस में ये बड़ा क्लियर था कि जो लोग सब कुछ खो जाते थे, वो डिज़ास्टर देखते थे, उनके लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी होती थी। फिर वो कहते हैं अब तो ये हमारे यहाँ जो है, फिर आगे मज़ीद कुछ लोगों को कोट करते हैं, जस्ट क्विकली स्विफ्ट थ्रू, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जब आप पढ़ते हैं और जब इसको कंक्लूड करते हैं ना, तो वो आपको पता चलता है कि इसराइल कैसे वाकई सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 41 में जो कहा गया है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा करके तकिया करके घर बनाते हैं, तो उनकी मिसाल तो मकड़ी की है। जो मकड़ी घर बनाती है, जैसे वो कमज़ोर होता है वैसे ये कमज़ोर है। तो आगे जो है वो बताते हैं कि फ्रीडम्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। फिर एक पूरा इसका चैप्टर है जिसमें ये एक्सप्लेन करता है कि अभी तो हम बता ही नहीं सकते तबाही क्या है, हमें तो अपनी आर्मी को बताना पड़ता है, वो हमारे से सेंसर करते हैं, ये ना दिखाओ, ये दिखाओ, ये चलाना है, ये नहीं चलाना, ये सारा कुछ करते हैं। ये पूरा वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से फ्रीडम्स जो हैं वो कर्ब कर ली गई हैं। लोग जो हैं वो यहाँ पर रहना अब तसव्वुर करते हैं कि ये कोई जगह है, ये कोई मकाम है जहाँ पर हम रह रहे हैं। और फिर वो आखिर में ये कहता है कि आफ्टर 12 days इन विच मैनी इजराइलीज हैव फियर्ड फॉर देयर लाइव्स, इन 12 दिनों के बाद जब बेशतर इजराइलियों ने अपनी मौत का और अपनी ज़िंदगी जाने का खौफ उसको महसूस किया, अब हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन आबादी है वो जहनी तौर पर एग्जॉस्ट हो गई है, थक चुकी है। लोग जो हैं वो रिलीव हुए, उन्होंने सुख का सांस लिया कि भाई ये सीज़ फायर हुआ, अगर ये कायम रहता है तो फिर ही हम एक रेगुलर रूटीन लाइफ पर वापस आ सकते हैं। और ये जो एंड ऑफ अ वॉर दैट मैनी सपोर्टेड, जो बहुत सारे लोग इस जंग की हिमायत करते थे, हमने तो शुक्र मनाया कि ये ख़त्म हो गई है। और हमें तो लग रहा था कि ये कई महीनों तक जारी ना रखे नेतन्याहू इस जंग को, या इससे ज़्यादा नहीं, या गज़ा की तरह जो है वो सूरत हाल ना हो, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। सम विद लेस फेथ इन द सीज़ फायर आर नॉट रिटर्निंग होम जस्ट येट। कि अभी ये कहते हैं कि लोग इतना ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि वो अभी शेल्टर से बाहर निकल के अपने घर नहीं आ रहे, उन्हें यकीन ही नहीं है कि सीज़ फायर जो है वो हो गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम इतने कमज़ोर साबित हो गए तो ईरान तो हमें किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर देगा। प्रेफरिंग टू स्टे आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज सेंटर और क्लोज टू द शेल्टर्स, वहाँ पर रह रहे हैं। नेतन्याहू उन्होंने कहा कि वो आखिर में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि चाहे नेतन्याहू ने ये कहा कि इज़राइल ने अपने वजूद को लाहक ख़तरे को ख़त्म कर दिया है ईरान पर हमला करने के बाद, द रूटीन दैट इज़राइलीज़ आर रिटर्निंग टू इज़ स्टिल वन ऑफ द परपेचुअल वॉर as their army continues to wreak catastrophe in Gaza. The end of Iran's missiles may restore Israelis feeling of safety, कि अब ये मिसाइल हमले रुक गए हैं, हो सकता है कि सेफ्टी का तासुर तो हमारे में आ जाए, लेकिन कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि जो हमारा सेंस ऑफ इम्यूनिटी था कि हम महफूज हैं, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम, हमारी हिफाजत करने वाले बड़े डाडे हैं, ये सेंस और ये फीलिंग वापस नहीं आ सकती। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर इस किस्म की रिपोर्टिंग्स कर रहा है। आप BBC को देखें, वो उन साइट्स को दिखा रहा है, वो मनाजिर जो इसराइल ने पूरी आलम इस्लाम में मचाए हुए थे और मचाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो अब आपको इसराइल में होते हुए दिखाई दिए। और यही वजह थी गालिबन कि जिसके लिए सीज़ फायर के लिए इसराइल ने अप्रोच किया ट्रंप ने कतर को, कतर ने ईरान को, और इवेंचुअली ये सीज़ फायर हुआ।
नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर ज़रा कुछ चीज़ें कि दो ममालिक हैं पाकिस्तान और ईरान, उनसे एक बहुत बड़ी अंदाजे की गलती हुई, क्या हुई इस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।